हेलो माय डिस्टेंट, आई एम मोहम्मद फ़हीम, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक्स का चैप्टर है और अगर हम एग्जाम पर्पज से बात करें तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 या 8 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम सबसे पहले बात करें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किसे बोल रहे हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। जब कोई करैक्टर या कोई जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होता है तो हमने उस प्रोसेस को कहा था कि इनहेरिटेंस प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम जानते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और जिनका वेट 10,000 टन के अबव होता है, जिसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारा डीएनए आता है, आरएनए आता है, प्रोटीन आता है और लिपिड भी आता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मेनली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उसके एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तो मैक्रोमोलिक्यूल कौन है? मैक्रो मोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन तो बेसिकली हम यहां पर इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का। फिर डिस्कस करेंगे इसके एक्सप्रेशन के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, रेप्लिकेशन किसे बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनती है ट्रांसलेशन के थ्रू। इसके बाद जो एंड में टॉपिक है वो है जीन ऑफ रेगुलेशन का, कि जीन जो हम जानते हैं, जो डीएनए का सेगमेंट होता है वो कैसे रेगुलेट होता है। और उसके बाद जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं वो ह्यूमन जीवन प्रोजेक्ट है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि एनसीईआरटी जब शुरू करती है इसमें पैराग्राफ में, तो प्रीवियस चैप्टर का रेफरेंस लेकर बताती है कि मेंडल्स ने जो अपनी एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, उस प्लांट के अंदर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फैक्टर के बारे में, कहा था कोई फैक्टर होता है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो बेसिकली उसमें क्या है कि कैरेक्टर के बारे में तो बताया था कि हाँ ये इसकी वजह से कैरेक्टर आते हैं, लेकिन जो फैक्टर था, मेंडल ने जो बताया था फैक्टर के बारे में, फैक्टर के केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में मेंडल नहीं जानते थे। तो बेसिकली मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट रहे वो 1856 से लेकर 1863 के बीच में रहे। तो इसमें उन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट दिया था फैक्टर के बारे में। फैक्टर, तो फैक्टर के बारे में वो जानते थे, लेकिन फैक्टर का कैसा केमिकल कंपोजिशन होगा और उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में मेंडल्स को कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो इस बात को पता लगाने के लिए एनसीईआरटी देखते हैं कि 100 ऑफ ईयर्स लगे कि जो फैक्टर है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, इसको पता लगाने के साइंटिस्ट को कम से कम 100 साल का टाइम लगा। तो अब बात करते हैं कि अब डिस्कस करते हैं कि डीएनए का केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, डीएनए किस में आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से, कि न्यूक्लिक एसिड हम किसे बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था वो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर।
फ्रेडरिक मिशर एक मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया, जो बैंडेज होती है, बैंडेज पे जो पस लग जाता है डब्ल्यूबीसी सेल का, डब्ल्यूबीसी का, तो उसको क्या किया था, साल्ट के सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद उस पे एल्कलाइन का ट्रीटमेंट किया। तो जो न्यूक्लियस से निकला कंटेंट था उसको उन्होंने कहा था कि न्यूक्लिन होता है। वो न्यूक्लिन जो उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और उस टाइम पर उन्होंने टर्म दिया था, उसको हम न्यूक्लिन कहते हैं। वो न्यूक्लिन के लिए उन्होंने बोला था कि ये न्यूक्लिन जो है ये फॉस्फेट का क्या स्टोर हाउस है। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था वो किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। जो नाम दिया था, इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम the nucleus of pus cell। तो पस सेल कैसी सेल थी, ये व्हाइट ब्लड सेल थी, WBC। तो इसके न्यूक्लियस को उन्होंने नाम दिया था एंड इट कोल्ड न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन का नाम दिया था। न्यूक्लिन जो नेचर उन्होंने बताया था कि न्यूक्लिन का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो फॉस्फेट के स्टोरेज हाउस के फॉर्म में उन्होंने बताया था। जो न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था वो था अल्टमान ने। द टर्म न्यूक्लिक एसिड गिवन बाय ऑल्टमान। ये तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन जो फ्रेडरिक मिशर वाली रिसर्च है वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। जो सेल है वो लिविंग सिस्टम सेल है, लिविंग में होती है। तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो तरह से प्रेजेंट होते हैं। एक डीएनए जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है आरएनए जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं वो दो फॉर्म में मिलता है। न्यूक्लिक एसिड एक होता है डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने बोला है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो बेसिकली यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड था उसका क्या मीनिंग होता है, किसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, और जो दूसरे होते हैं न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो तीन मेन कंपाउंड होते हैं, तीन जो कंपोनेंट का बना होता है, एक तो है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और थर्ड वन फॉस्फेट। तो बेसिकली यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। वो होता है एक पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, तीसरा होता है फॉस्फेट। तो इसी की तरह एक होता है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो पेंटोस शुगर प्लस फोस नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो बेसिकली जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसके अंदर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो उसमें क्या होता है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, उसके अंदर जो है फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट क्या करता है, शुगर के साथ बाइंडिंग करता है, बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंडिंग होती है इनकी। और शुगर से क्या होता है, नाइट्रोजन बेस बाइंड करते हैं। ये शुगर है यहां पर और ये नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। तो यहां पर जो फॉस्फेट है यहां पर शुगर से भी अटैच होता है और ये तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस यहां पर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट इससे आके अटैच होता है तो ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। हम देख सकते हैं कि इसमें मोर देन 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक चेन बन गई है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो बेसिकली जो आरएनए है या डीएनए, आरएनए का जो डीएनए का वन स्टैंड होता है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। इसी से क्या होता है, एक लॉन्ग चेन्स बनती है और बहुत बड़ा एक लंबा स्टैंड बन जाता है। तो इसको हम बोल रहे हैं जो जिसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जिसके अंदर फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इनको तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन बेस किसको बोलते हैं, कौन कौन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट और शुगर के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालें नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। तो अगर हम नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजनस बेस की हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होता है, ये एरोमेटिक रिंग होती है यहाँ पर, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। तो ये रिंग जो होती है ये दो स्ट्रक्चर के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक को बोलते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, और दूसरी को बोलते हैं प्यूरिन, प्यूरिन। जो पायरिमिडीन होती है वो सिंगल रिंग की बनी होती है, सिंगल रिंग की बनी होती है, सिंगल रिंग। और इसके अंदर जो
दो नाइट्रोजन बेस होते हैं और दो नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये टोटल 6 कार्बन की रिंग होती है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, कार्बन 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 और नाइट्रोजन बेस। तो ये जो रिंग है ये पायरिमिडीन की रिंग है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस है और एक नाइट्रोजन बेस है। और जब बात करते हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो होती है डबल रिंग की बनी होती है। एक के अंदर पायरिमिडीन होता है, दूसरी जो रिंग होती है इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर 2n+4 4 कार्बन और दूसरी रिंग जो होती है उसके अंदर 2 नाइट्रोजन बेस प्लस और 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन, ये नाइट्रोजन बेस, ये कार्बन 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 और नाइट्रोजन बेस। ये जो दूसरी रिंग होती है यहां पर इससे अटैच होती है इस कार्बन के साथ, यहां पर कार्बन होगा इसका और ये नाइट्रोजन बेस, यहां पर दूसरा कार्बन, ये नाइट्रोजन बेस और ये कार्बन। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है प्यूरिन जो है डबल रिंग की बनी होती है। इसके अंदर जो ये वाली रिंग है इसको बोलते हैं पायरिमिडीन, दूसरी रिंग जो होती है इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडीन प्लस तीन कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। और जो प्यूरिन है इस प्यूरिन के अंदर क्या मिलता है हमें, एक एडेनिन और दूसरा जो है वो ग्वानिन होता है। ग्वानिन। तो बेसिकली जो हमने नाइट्रोजन बेस को डिवाइड किया कि रिंग के बेस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, एक होती है पायरिमिडीन रिंग, दूसरी होती है प्यूरिन। तो पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है, 2 नाइट्रोजन बेस और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल रिंग होती है, जिसके एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो एक रिंग होती है इसको पायरिमिडीन रिंग बोलते हैं, दूसरी जो रिंग होती है इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं, जिसके अंदर 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। अब पायरिमिडीन के जो एग्जाम्पल हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये इस चैप्टर के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं या साइटोसिन के, यूरेसिल, थाइमिन के नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वहां पर इनके डिटेल में स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो अब उनको स्टडी करते हैं कि पायरिमिडीन के अंदर जो साइटोसिन बनता है वो कैसे होता है, यूरेसिल और थाइमिन कैसे बनते हैं। पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के अंदर एग्जाम्पल साइटोसिन। हम जानते हैं कि पायरिमिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग होती है,
जब साइटोसिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें जो है अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये अमीन ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं हम साइटोसिन। साइटोसिन में क्या होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसकी जो हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते हैं हम क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अब बात करते हैं कि जो यूरेसिल है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर कैसे होगी। यूरेसिल, तो यूरेसिल के अंदर क्या होता है, जो यूरेसिल है, यूरेसिल के अंदर क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक और दो। जो इसका आयुबेसी नाम होता है 2,4 डाइहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन। और इसका नाम जो होता है, इसमें जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको बोलते हैं 6 अमाइन 4 अमाइन पायरिमिडीन। अब इसमें जो दे रखा है थायमीन, थायमीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूरोसिल का एक मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू यूरोसिल के। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो ये जो है स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन इसके जो 5 कार्बन है इसके साथ क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरोसिल भी नाम है इसका, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो थायमीन में जो है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या है, थायमीन प्रोवाइड करता है, इसलिए जो डीएनए के अंदर हम मानते हैं कि डीएनए मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए के मुताबिक। तो इसमें क्या होता है, डीएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है, जबकि जो आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। साइटोसिन जो है आरएनए और डीएनए के अंदर क्या होता है, कॉमन प्रेजेंट होता है साइटोसिन, यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर और थायमीन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। अब ये तो बात हो गई पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल की बात। साइटोसिन में क्या होता है, जो 4 नंबर का कार्बन है उसके बीच में क्या होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं साइटोसिन। प्यूरिन,
एडेनिन। तो प्यूरिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होती है, तो इसमें क्या होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो इसकी नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज। 7 8 9। जब नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो कौन से नंबर का बनाता है, यहाँ पर 9 नंबर के साथ क्या होता है, शुगर के साथ बॉन्डिंग होती है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम पाइरिमिडीन की बात करें, जो पाइरिमिडीन के लिए जो नंबरिंग होती है, मतलब पाइरिमिडीन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो क्या है, फर्स्ट नाइट्रोजन बेस जो होता है, जहां से काउंटिंग शुरू होती है वहां से क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और इसकी जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली हमने देखा कि जो एडेनिन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं ग्वानिन के स्ट्रक्चर के बारे में। ग्वानिन, तो ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और साथ में जो रिंग होती है इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पाइरिमिडीन होता है, दूसरा होता है प्यूरिन। जो पाइरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर साइटोसिन आते हैं, यूरेसिल आता है और थायमीन आता है। जबकि जो प्यूरिन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग प्रेजेंट होती है उनके अंदर। तो उसके अंदर जो आता है एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। जो एडेनिन ग्वानिन है वो कॉमन है आरएनए और डीएनए के लिए, और जो पाइरिमिडीन के अंदर जो कॉमन है वो है साइटोसिन, जबकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और एडेनिन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। थायमीन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। तो ये बात हो गई ये नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में हम देखें तो पेंटोस शुगर में 5 कार्बन की ये रिंग, 5 कार्बन के इसमें
5 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पेंटोस शुगर को जो है वो ऑक्सीजन के बेस पे 2 तरह की शुगर माना जाता है, एक राइबोस शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर है उसका क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन 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 कार्बन। तो हम देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। इसकी जो नंबरिंग करते हैं वो फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फाइव प्राइम के बेस पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने नंबरिंग की है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बेस पर की है। जो इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, प्राइम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। जो राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर के क्या होता है, सेकंड कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसकी वजह से यह क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव और लीस स्टेबल। जिसकी वजह से जो शुगर है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू, हम बात करेंगे जब डीऑक्सीराइबोस शुगर की। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये जो राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, आरएनए। डीऑक्सीराइबोस में हम जब देखते हैं तो ये 5 कार्बन की है, कार्बन 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 कार्बन। फर्स्ट प्राइम, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहां से निकल चुकी है, डीऑक्सी हो चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी बॉन्ड की बनने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट,
लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से क्या पर है, यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो गई है, और जिसकी वजह से ये शुगर जो होती है यहाँ पर ये क्या होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और ये जो प्रेजेंट होती है वो डीएनए के अंदर होती है, डीएनए। तो हमने देखा कि पेंटोस शुगर जो होती है वो दो तरह की होती है, एक राइबोस शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर होती है उसमें मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है, उसके सेकंड कार्बन पर क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे बढ़ा, अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमें स्टेबिलिटी लाना है तो स्टेबिलिटी लाने के लिए वो क्या होगा, उसकी जो ऑक्सीजन है वहां पर क्या हो गई, इसको रिमूव हो गई, और जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से क्या हुआ, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, लेस हो गई, और जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो मोर स्टेबल हो गया, जिसकी वजह से हम जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। जब डीएनए की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो जब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है कि जेनेटिक मटेरियल वो हो सकता है जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और जिसके अंदर कम म्यूटेशन हो, रिएक्शन उसकी कम होती हो। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो कंपेयर में आरएनए की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो बात हो गई पेंटोस शुगर की। अब बात करते हैं फॉस्फेट की। फॉस्फेट, फोस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। जो फॉस्फेट होता है वो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से जो डीएनए आरएनए है उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। ड्यू टू फॉस्फेट डीएनए और आरएनए एसिडिक, जो डीएनए और आरएनए का जो नेचर होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। जब फॉस्फेट शुगर के साथ जब फॉस्फेट शुगर के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलकर क्या होता है, वहां पर ईस्टर बॉन्ड बनता है, और जो डीएनए या आरएनए की जो बैकबोन है, तो बैकबोन बनाने में हेल्प करता है शुगर के साथ में कौन, फॉस्फेट। दूसरा काम होता है जो आरएनए और डीएनए है उसका जो एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से होता है, वो फॉस्फेट की वजह से होता है। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली शुगर के बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में, और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं और किस किस पोजीशन पर बॉन्ड बनते हैं।
जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो जब फॉस्फोएस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हम डिफरेंस करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर में बहुत डिफरेंस है। जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं फॉस्फेट के साथ। जब शुगर के कार्बन का अटैचमेंट होता है वहां पर क्या बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब शुगर के कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि ये कौन से कार्बन के साथ कहां पर कैसे बनते हैं। ये शुगर है, ये शुगर का क्या है, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। फोर्थ, थर्ड, टू, फर्स्ट कार्बन। फोर्थ, थ्री, टू, फर्स्ट कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है। तो बेसिकली हमने शुगर बना ली। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जब फॉस्फेट है, फॉस्फेट या तो जो शुगर का 5 कार्बन है उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो बनेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और जो ये तीसरा, यहां पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें क्या होता है, जब OH जो है यहां से रिमूव हो जाता है और वाटर निकलता है तो यहां पर जो फॉस्फेट करता है वो तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और ऐसे ही क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है वो क्या करता है, 5 कार्बन के साथ बनाएगा और ये वाला जो थर्ड कार्बन ये फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, फिफ्थ कार्बन के साथ बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो यहां पर एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये बना, एक ये वाला बना। जब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है
वो एक फॉस्फेट के साथ क्या होता है, दो शुगर अटैच होती हैं। एक तो या तो हो सकती है 3 नंबर जो कार्बन है शुगर का उसके साथ, और दूसरा जो है वो अटैच होगा 5 नंबर का कार्बन जो है शुगर का उसके साथ, तो बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो उसके लिए दो शुगर चाहिए और एक फॉस्फेट होता है। जो फॉस्फेट होता है वो पहले शुगर के साथ 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, और जो दूसरी कार्बन के साथ जो दूसरा जो शुगर है उसके 5वें कार्बन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो बात हो गई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। जो अब बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पायरिमिडीन होता है, दूसरा जो होता है प्यूरिन होता है। जो पायरिमिडीन का जो रिंग होती है वो सिंगल रिंग होती है, जो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन होता है उसके साथ अटैच होकर क्या बनाता है, 1:1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो है ये साइटोसिन का एग्जाम्पल है। साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन होती है। जो पायरिमिडीन का जो नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ क्या होता है, जो शुगर का फर्स्ट कार्बन है और जो नाइट्रोजन बेस का जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसके साथ क्या होता है, अटैच होकर क्या बनाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, जो बनता है 1:1 के साथ। 1:1, ये 1 किसका है, ये 1 कार्बन है किसका, शुगर का। ये क्या है, 1 नाइट्रोजन है किसका है, वो है पायरिमिडीन रिंग का, जो जो इस टाइम एग्जाम्पल दे रखा हमने साइटोसिन का। तो बनाते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें प्यूरिन का, प्यूरिन के अंदर हम ले सकते हैं कि एडेनिन का एग्जाम्पल। तो एडेनिन में क्या होता है, ये एडेनिन है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9वां नाइट्रोजन बेस है किसका, जो इमेडाजोल रिंग होती है किसके अंदर, प्यूरिन के अंदर। प्यूरिन की जो 9 जो इमेडाजोल रिंग होती है उसके जो 9 नाइट्रोजन है उसके साथ क्या करता है, फर्स्ट कार्बन अटैच होता है किसका, शुगर का। तो इसमें जो अटैच होता है उसको जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 1:2, जो 1 क्या है, फर्स्ट कार्बन है किसका, शुगर का, और एन क्या है, जो 9 है वो नाइट्रोजन है किसका, प्यूरिन का। तो इसमें बनता है 1:9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेसिकली हमने देख लिया कि जो ये जो रिंग बन रही है, मतलब ये स्टैंड बन रहा है, इस स्टैंड के अंदर जो काम करता है फॉस्फेट क्या होता है, वो 5वें कार्बन से जुड़ेगा, तो वहां पर जो बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, दो शुगर होती हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो उस फॉस्फेट ग्रुप जो पहली वाली शुगर होती है उसके तीसरे कार्बन के साथ यहाँ पर रिएक्शन होता है OH के साथ, और यहाँ पर वाटर का हाइड्रोलिसिस होकर वाटर निकल जाता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। और दूसरी जो रिएक्शन करता है वो दूसरे शुगर के 5वें कार्बन के साथ, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है तो दोनों बनाकर क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अंदर जो होता है दो शुगर होती हैं और एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ऐसे ही क्या हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बात करी। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं।
एक तो पाइरिमिडीन का, दूसरा होता है प्यूरिन का। जो पाइरिमिडीन होता है उसके जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है किसका, शुगर का, वो अटैच होकर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। जबकि जो प्यूरिन है, जो प्यूरिन में क्या होता है, 2 रिंग होती हैं। जो दूसरी रिंग होती है इमिडाजोल, उसका जो 9 नाइट्रोजन होता है वो फर्स्ट कार्बन शुगर के साथ अटैच होकर बॉन्ड बनाता है N192 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बेसिकली हमने बात करी कि कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं बीच में। जो ये है फॉस्फेट प्लस शुगर क्या कहलाते हैं, ये बैकबोन होते हैं। बैकबोन जो स्टैंड प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, वो फॉस्फेट और शुगर प्रोवाइड कराता है किसी भी स्टैंड को, चाहे वो डीएनए का हो चाहे आरएनए के जो स्टैंड होते हैं, डीएनए का जो सिंगल स्टैंड या आरएनए का जो सिंगल स्टैंड होता है, उसमें जो बैकबोन का काम करता है वो फॉस्फेट और शुगर मिलकर बनाते हैं या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो ये सारी हमारी बात होगी आज न्यूक्लिक एसिड और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे आप डिस्कस करेंगे डबल हेलिक्स के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल हेलिक्स के को किसने रिसर्च किया था, किसने बताया था कि डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। थैंक यू बच्चों।